हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनवायरनमेंट के कंटेंट में ये जानेंगे कि पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है। पारिस्थितिकी पिरामिड, जिसे पारिस्थितिकी स्तूप भी कहा जाता है, जब आहार श्रृंखला के जीवों को हम त्रिभुजीय आकृति में प्रदर्शित करते हैं तो उसे पारिस्थितिकी पिरामिड कहा जाता है। यह पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा 1927 में चार्ल्स एल्टन ने दी। किसने दी? चार्ल्स एल्टन ने। चार्ल्स एल्टन ने पारिस्थितिकी पिरामिड के 3 प्रकार बताए। पहला प्रकार है जीव संख्या का पिरामिड, दूसरा प्रकार है जैव भार का पिरामिड और तीसरा प्रकार है संचित ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, तो आज हम लोग यही पिरामिड के बारे में जानते हैं। पिरामिड में आपको पहले भी बताया गया कि जो आहार श्रृंखला के जीव होंगे उनका प्रदर्शन एक त्रिभुजीय आकृति पर किया जाएगा, त्रिभुजाकार रूप में किया जाएगा। पिरामिड के लिए आधारभूत मान्यताएं ये होती हैं कि सदैव जो उपभोक्ता होते हैं, उत्पादक होते हैं, उनको आधार पर प्रदर्शित किया जाता है। उत्पादकों को कहां पर प्रदर्शित किया जाता है? आधार पर प्रदर्शित किया जाता है। और जो शीर्ष उपभोक्ता होते हैं या जिनको उच्च मांसाहारी कहा जाता है, उनका प्रदर्शन कहां होता है? वो शीर्ष पर होते हैं। ठीक है, तो यही पिरामिड के लिए आधारभूत मान्यता है कि हम उत्पादक को आधार पर प्रदर्शित करेंगे और जो शीर्ष उपभोक्ता हैं या जिन्हें उच्च मांसाहारी हैं वो त्रिभुज के शीर्ष पर प्रदर्शित किए जाएंगे। अब जैसे जैसे हम आधार से शीर्ष की तरफ चलते जाएंगे, उपभोक्ताओं की संख्या क्या होगी? कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये पिरामिड की साधारण अवधारणा है, पिरामिड की साधारण मान्यता है। पिरामिड 1927 में किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन ने। इसीलिए पिरामिडों को एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्टोनियन पिरामिड। अब हम सीधे तौर पर आते हैं कि पिरामिड के प्रकार कौन कौन से हैं। तो पिरामिडों के प्रकार को जानते हैं। पहला प्रकार है जीव संख्या का पिरामिड। अब जीव संख्या का जो पिरामिड है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस पिरामिड में हम जीवों की संख्या को प्रदर्शित करेंगे क्रमशः आधार से शीर्ष की तरफ। अब देखिए, अलग अलग बायोम में अलग अलग तरह के आएंगे और उदाहरण स्वरूप हम लेते हैं कि घास स्थल का पिरामिड कैसा होगा। ठीक है, तो घास स्थल में उत्पादक में क्या होंगी? घास, हरी घास, जो किसका काम करेगी? उत्पादक का। और इनकी संख्या क्या होगी? सबसे अधिक होगी। अब हरी घास पर जो आश्रित शाकाहारी जीव है उसको टिड्डा कहा जाएगा या ग्रासहोपर कहा जाएगा। ठीक है, टिड्डे जो है पूर्ण रूप से शाकाहारी होते हैं, पत्तियों को खाते हैं। तो टिड्डा क्या होगा? प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता होगा। और प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता सदैव कैसे होते हैं? शाकाहारी जीव होते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद
द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता आएगा जो छोटा मांसाहारी होगा, और उदाहरण है मेंढक। ठीक है, मेंढक जो है वो छोटा मांसाहारी है, और ये क्या होंगे, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। मेंढक इसका उदाहरण है। फिर टिड्डे की तुलना में मेंढक की संख्या कम होगी। मेंढक को खाने वाला सांप, सांप जो है थोड़ा बड़ा मांसाहारी होगा अपेक्षाकृत मेंढक के, और ये तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता होगा। इसके बाद शीर्ष पर, शीर्ष मांसाहारी यानी टॉप कॉर्निवोरस आएगा, मोर, बाज। ये ऐसे जीव हैं जो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता को भी अपना आहार बना सकते हैं, यानी ऐसे जीव हैं जो सांप को भी खा सकते हैं, तो इनको उच्च मांसाहारी कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोई भी घास स्थल है तो हरी घासें संख्या में सर्वाधिक होती हैं, उससे कम टिड्डों की संख्या होती है, टिड्डों से कम मेंढक होते हैं यानी द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, मेंढक से कम संख्या में सांप होते हैं यानी तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, और सबसे कम संख्या मोर या बाज की होती है क्योंकि ये उच्च मांसाहारी की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आधार से शीर्ष की तरफ जा रहे हैं, संख्या में क्या हो रहा है, कमी आ रही है, तो इसी कमी को घास स्थल बायोम में हम जीव संख्या का पिरामिड कहेंगे। जीव संख्या के पिरामिड का हमने घास स्थल का उदाहरण लिया। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, और दूसरा उदाहरण होगा तालाब का। जलीय पारिस्थितिकी में चलते हैं, तालाब का उदाहरण लेते हैं। तालाब पारिस्थितिकी का उदाहरण ले रहे हैं, जलीय पारिस्थितिकी है, और तालाब में जीव संख्या का पिरामिड भी बिल्कुल जैसा कि सामान्य पिरामिड बनता है सीधा बनेगा, और आधार पर हम क्या करेंगे, जलीय पौधों को लेंगे जिसमें शैवाल भी आएंगे, उसके अलावा भी और जलीय पौधे आएंगे, और यही उत्पादक का कार्य करेंगे। ये क्या होंगे, प्रोड्यूसर होंगे, उत्पादक होंगे। अब देखिए, जैसा कि आपको पता भी है कि जो शैवाल होता है वो सर्वाधिक ऑक्सीजन उत्सर्जित करने वाला पौधा है, जलीय पौधा है, क्योंकि शैवाल का संपूर्ण शरीर ही प्रकाश संश्लेषी होता है। जड़ से, तना से, पत्ती से, हर तरह से वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है। तो इसी कारण जो है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्सर्जन भी करते हैं। इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, नील हरी शैवाल कहते हैं, और नील हरी शैवाल ही सर्वाधिक जो है ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। तो जलीय पौधे हो गए, उत्पादक का कार्य करेंगे, जिसमें उदाहरण स्वरूप हम शैवाल को रख रहे हैं। अब देखिए, शैवाल पर आश्रित जो होंगे वो जलीय पिस्सू होंगे। छोटे छोटे जीव होते हैं जो जलीय वनस्पतियों की पत्तियों पर चिपके हुए होते हैं, उनको जलीय पिस्सू कहा जाता है। तो ये क्या होंगे, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होंगे। और प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कैसे जीव होते हैं, शाकाहारी होते हैं। ठीक है, तो जलीय पिस्सू को खाने के लिए छोटी मछलियां होंगी,
छोटी मछली क्या होगी? द्वितीय श्रेणी की उपभोक्ता और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता छोटे मांसाहारी। ठीक है, और छोटे मांसाहारी में छोटी मछली है। अब देखिए इसकी संख्या जो है जलीय पिस्सू से कम होगी। छोटी मछली को खाने वाली बड़ी मछली को हम तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता में रख लेते हैं। अपेक्षाकृत बड़ी मांसाहारी है। और अगर तालाब बड़ा है तो इसमें बड़ी मछली को खाने वाले जीव भी रहेंगे, जैसे बगुला हो गया। और भी जैसे बगुला जो है ये बड़ी मछली को अपना आहार बना लेगा, तो बगुला यहां क्या होगा? शीर्ष मांसाहारी होगा। ठीक है, और अपेक्षाकृत मछलियों की तुलना में बगुला की संख्या क्या होगी? कम होगी। इसके अलावा हम यहाँ सारस को भी रख सकते हैं। सारस भी बड़ी मछलियों को अपना आहार बना लेते हैं। अगर तालाब बहुत बड़ा है तो आप बगुला की जगह मगरमच्छ को भी रख सकते हैं। ठीक है, मगरमच्छ भी शीर्ष मांसाहारी की श्रेणी में आएगा। लेकिन ये जो उदाहरण है ये सामान्य तालाब का है। तो इसीलिए इसमें हमने बगुला को रखा है। अगर बड़ा तालाब या बड़ी झील होगी तो आप यहाँ मगरमच्छ को भी, घड़ियाल को भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए जीव संख्या के पिरामिड में दूसरी पारिस्थितिकी थी तालाब पारिस्थितिकी, जिसमें हमने देखा कि आधार पर जलीय पौधे हैं। जलीय पौधे उत्पादक का कार्य कर रहे हैं और इस उत्पादक में हमने शैवाल को रखा। शैवाल की संख्या सबसे अधिक होगी। शैवाल के बाद जलीय पिस्सू जो शैवाल पर चिपके रहेंगे, उनकी पत्तियों को खाएंगे, इन्हें प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता कहेंगे। और ये कैसे होंगे? पूर्ण रूप से शाकाहारी जीव रहेंगे। उसके बाद जलीय पिस्सू को खाने वाली छोटी मछली होगी, द्वितीय श्रेणी की उपभोक्ता होगी। इसको छोटे मांसाहारी में रखा जाएगा। इसकी संख्या जलीय पिस्सू से कम होगी। छोटी मछली को खाने वाली बड़ी मछली होगी, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता में आएगी, बड़ी मांसाहारी में रखी जाएगी। और बड़ी मछली को खाने के लिए बगुला जो शीर्ष मांसाहारी में रखा जाएगा, टॉप कार्निवोरस में रखा जाएगा। तो शीर्ष पर बगुला की संख्या कम है और आधार पर जलीय पौधों की संख्या सर्वाधिक है। तो ये उदाहरण हो गया तालाब में जीव संख्या के पिरामिड का। ठीक है, अब हम चलते हैं जीव संख्या का पिरामिड के उदाहरण में एक वृक्ष को लेते हैं या एक पौधे को लेते हैं। तो किस पारिस्थितिकी की बात कर रहे हैं? वृक्ष या एक पेड़ की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होगा? इसमें थोड़ा सा समझना होगा कि यहां अगर एक बड़े पेड़ या वृक्ष की बात करेंगे तो बरगद के रूप में होता है, पुराना पीपल के रूप में हो सकता है, या और भी पुराना पेड़ हो सकता है। तो देखिए एकमात्र जो वृक्ष होगा वही उत्पादक का काम करेगा, एकमात्र उत्पादक होगा। लेकिन उसकी संख्या केवल एक है। संख्या क्या है? केवल एक पेड़ यहां हम ले रहे हैं। ठीक है, तो जब जीव संख्या का पिरामिड हम बनाएंगे तो हमको उत्पादक को आधार पर रखना पड़ेगा और आधार पर संख्या एक है, सबसे कम है। इसीलिए यहां पर पिरामिड कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। क्योंकि जब हम आधार पर उत्पादक को रख रहे हैं, कहां रखा गया है? आधार पर ले आकर रखेंगे। और उत्पादक कौन है? एक पेड़ है
या एक वृक्ष, ठीक है। तो इसकी संख्या केवल एक है, सबसे कम है। तो इसीलिए जीव संख्या में जो वृक्ष पारिस्थितिकी या किसी पेड़ की पारिस्थितिकी का पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। अब देखिए, जब एक पेड़ उत्पादक का कार्य करेगा तो उस पर शाकाहारी कीड़े रहेंगे, ठीक है। इन शाकाहारी कीड़ों को खाने के लिए कुछ पक्षी आएंगे और ये प्रथम श्रेणी के उत्पादक होंगे। पक्षी कैसे पक्षी हैं, ये मांसाहारी हैं। तो ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता है, ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होंगे। और पक्षी मांसाहारी पक्षी हैं जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं। अब देखिए, यहां थोड़ी सी कंडीशन बदली हुई है। जब हम मांसाहारी पक्षी को लेंगे तब यहां उस पर आश्रित या पक्षियों से आहार प्राप्त करने वाले जीवों को रखना पड़ेगा। लेकिन सोचिए कि ऐसे जीवों को रखना है जिसकी संख्या पक्षियों से ज्यादा हो। ऐसा कौन सा जीव होगा? पक्षियों को खाने वाला अगर सांप लाएंगे तो जितने भी पक्षी उस पेड़ पर आते होंगे उनसे सांपों की संख्या अधिक आपको रखनी पड़ेगी। तो ऐसा कौन सा उदाहरण होगा? तो ये उदाहरण होंगे परजीवी जो पक्षियों के पंखों में पल रहे होंगे, ठीक है। पैरासाइट होंगे जो पक्षियों के पंखों में फैलेंगे। मान लीजिए अगर किसी पेड़ पर 50 पक्षी आते हैं और एक पक्षी के पंख में औसतन 4 परजीवी हैं, तो यहां परजीवी हो जाएंगे। इनकी संख्या इस हिसाब से, इस उदाहरण के हिसाब से लगभग 200 होगी और इन्हें तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कहेंगे हम, ठीक है। तो यहां देखिए, मान के हम चल रहे हैं कि यहां पेड़ अकेला उत्पादक का कार्य कर रहा है, उस पर कुछ शाकाहारी कीड़े हैं, उनको खाने के लिए अलग अलग जगहों से पक्षी आते हैं। इन पक्षियों की संख्या 50 है। अगर औसतन प्रत्येक पक्षी के पंख में 4 परजीवी हैं तो परजीवियों की संख्या 200 हो गई। तो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता संख्या में सर्वाधिक हो गए, यानी इनकी संख्या 200 हो गई। इसीलिए इस पिरामिड को उल्टा बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं उनकी संख्या अधिक है और उत्पादक केवल पेड़ है। इसीलिए यह पिरामिड कैसा बनाया गया है? उल्टा बनाया गया है, ठीक है। तो जीव संख्या के पिरामिड में हमने 3 पारिस्थितिकी का उदाहरण देख लिया। अब हम चलते हैं दूसरे प्रकार की तरफ, जो है जैव भार का पिरामिड। जैव भार का पिरामिड पिरामिड ऑफ बायोमास। अब देखिए, जैव भार का पिरामिड भी हम लेंगे। सबसे पहले घास स्थल पारिस्थितिकी को ले लेते हैं। घास स्थल की पारिस्थितिकी में किस तरह का पिरामिड बनेगा? तो घास स्थल की पारिस्थितिकी में जो जैव भार का पिरामिड बनेगा बिल्कुल सीधा बनेगा, ठीक है। इसको हमने सीधा बना लिया। अब आधार पर
क्या हो गई, घासें हो गई। कैसी घासें, हरी घासें। ठीक है, इन हरी घासों को यहां खाने के लिए मान लीजिए हिरन हो गया, खरगोश भी रख सकते हैं, छोटा जीव है। ठीक है, अब ऐसा जीव जो हिरन या खरगोश का शिकार कर सके, ठीक है, तो उसमें आप इनके मांस को खा सके, तो उसमें आप यहां सियार को भी रख सकते हैं। सियार मांसाहारी है, ये कैसे जीव होंगे, शाकाहारी होंगे, और यहां सियार क्या होगा, मांसाहारी होगा। ठीक है, फिर सियार का शिकार करने वाला जीव को यहां रख सकते हैं। इसमें भेड़िया हो सकता है। ठीक है, और भेड़िया को खाने के लिए यहां बाघ, शेर, इन जीवों को रखा जाएगा। तो ये उच्च मांसाहारी है। ठीक है, देखिए ये एक उदाहरण है जो बड़े घास स्थल पारिस्थितिकी का है, जैसे सवाना, स्टेपी वगैरह के क्षेत्रों में। ठीक है, लेकिन यही ठीक उदाहरण हम वन पारिस्थितिकी में रख सकते हैं, या घास पारिस्थितिकी में एक और बना सकते हैं, जिसमें हम वही हरी घासें, फिर टिड्डा, फिर मेंढक और फिर सांप को रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक और बन जाएगा। और अगर हम बाघ, शेर, भेड़िया, सियार रखते हैं तो यह उदाहरण ये वन पारिस्थितिकी का भी हो सकता है। और ये आप छोटे से घास स्थल पारिस्थितिकी का उदाहरण भी आप ले सकते हैं। अब देखिए, जैवभार के पिरामिड में हमने घास स्थल को देख लिया, वन पारिस्थितिकी को देख लिया। अब चलते हैं तालाब पारिस्थितिकी की तरफ। जलीय पारिस्थितिकी को लेते हैं तालाब पारिस्थितिकी। लेकिन तालाब पारिस्थितिकी में हम देखेंगे कि जो तालाब है वहां पर जो तालाब पारिस्थितिकी, तो जो तालाब है वहां पर जो जलीय पौधे हैं उनका बायोमास यानी जैवभार कम है, और जो उच्च मांसाहारी हैं जैसे मगरमच्छ जैसे जीव हैं उनका बायोमास, उनका जैवभार अधिक है। तो इसीलिए जो तालाब पारिस्थितिकी का जैवभार का पिरामिड होगा वो उल्टा बनेगा। अक्सर प्रश्न इस पर आ जाता है कि तालाब पारिस्थितिकी में जैवभार का पिरामिड कैसा बनता है, तो ये पिरामिड उल्टा बनता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर, यहां आपको जलीय पौधे रखने हैं, और ये शैवाल के रूप में आप रख सकते हैं जो उत्पादक हैं। जलीय पौधों पर आश्रित पिस्सू हो गए, और पिस्सू कैसे हैं, ये शाकाहारी हैं। इनको खाने वाली छोटी मछली मांसाहारी, जो पिस्सुओं को खाए। इनको खाने वाली बड़ी मछली, और ये
द्वितीय श्रेणी की उपभोक्ता, ठीक है। और यहां आप मगर को, घड़ियाल को रखते हैं, तो इस हिसाब से तालाब पारिस्थितिकी में सर्वाधिक जैवभार वाला जीव होगा और ये उच्च मांसाहारी की श्रेणी में आएगा। इसका जैवभार सर्वाधिक होगा और जो जलीय पौधे होंगे उनका जैवभार सबसे कम होगा, ठीक है। इसी कारण जो जैवभार का पिरामिड होता है वो तालाब पारिस्थितिकी में कैसा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। और जीव संख्या में हमने देखा कि किस पारिस्थितिकी का पिरामिड उल्टा बनता है, वो वृक्ष या एक पेड़ पारिस्थितिकी का पिरामिड है जो उल्टा बनता है, ठीक है। अब एंटोनियन ने जो बताया था उसमें तीसरा पिरामिड को लेते हैं जिसको संचित ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं, ठीक है, या ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी कहा जाता है। और ये सभी पारिस्थितिकी में संचित ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा बनता है, सीधा बनता है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम बात करेंगे कि जो ऊर्जा है उसकी मात्रा विभिन्न पोषण स्तर पर कम होती जाती है। जैसा कि आपको पता है कि ऊर्जा के स्थानांतरण का एक नियम कार्य करता है और इस नियम को लिंडेमान ने बताया था। और लिंडेमान ने क्या बताया था, 10% का नियम दिया था। यहां देखिए 10% का नियम कार्य करेगा। आधार से शीर्ष की तरफ ऊर्जा की मात्रा घटती जाएगी। मान लीजिए यहां हम 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा रख रहे हैं और ये 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा किसकी है, घासों की, ठीक है। घासों के पास देखिए आपको पता भी होगा कि उत्पादक के पास ही सर्वाधिक जो है ऊर्जा होती है, जो यही घासें, हरी घासें ही प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या करेंगी, सबसे ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन करेंगी, भोजन बनाएंगी। और इसका केवल 10% ही वह अगले पोषण स्तर को स्थानांतरित करेंगे, ठीक है। तो 10,000 यहां हो जाएगा 1,000 किलो कैलोरी और ये मिलेगा शाकाहारी को। मान लीजिए यहां टिड्डा है तो टिड्डे 1,000 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि 10% अगले स्तर पर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है। अब जब 1,000 ये प्राप्त कर रहे हैं तो अगले पोषण स्तर पर केवल 100 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी और ये कौन प्राप्त करेगा, ये मेंढक प्राप्त करेगा। कौन प्राप्त करेगा, मेढक प्राप्त करेगा, क्योंकि वो टिड्डे को अपना भोजन बनाएगा और जितना इस स्तर पर ऊर्जा है उसका 10% ही अगले स्तर पर जाएगी, तो केवल जो है 100 किलो कैलोरी मेढक को मिलेगी। अब मेढक से ऊपर चलेंगे तो सांप को केवल 10 किलो कैलोरी मिलेगी और सांप से ऊपर जाएंगे तो मोर को केवल 1 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होगी, प्राप्त होगी। तो इस हिसाब से हमने देखा कि 10,000 से हम शुरू किए थे, हर स्तर पर 10% हम कम करते गए हैं। ये देखिए उत्पादक का स्तर था जहां ऊर्जा की मात्रा 100% थी, ठीक है, संपूर्ण ऊर्जा की, और 100% हम कितना माने हैं, 10,000 किलो कैलोरी। और जैसे ही दूसरे स्तर पर गए हैं, यानी प्रथम
प्रथम उपभोक्ता के स्तर पर गए हैं तो यहाँ हमने 10% ऊर्जा का ह्रास हुआ है और प्रथम उपभोक्ता को केवल 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा मिली है। उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता है जो मेंढक है, ठीक है, और द्वितीय उपभोक्ता हमारा यहाँ मांसाहारी है और इसे कितनी मिल रही है 100 किलो कैलोरी, ठीक है। अब यहाँ तृतीय उपभोक्ता है और तृतीय उपभोक्ता में थोड़ा बड़ा मांसाहारी है और इसको ऊर्जा कितनी मिल रही है, केवल 10 किलो कैलोरी मिल रही है, ठीक है। और यहां पर हमारा शीर्ष मांसाहारी है जिसको उच्च मांसाहारी भी कहते हैं, टॉप कार्निवोरस, और इसको ऊर्जा की सबसे कम मात्रा मात्र 1 किलो कैलोरी प्राप्त हो रही है। तो संचित ऊर्जा का पिरामिड सभी पारिस्थितिकी में सदैव सीधा बनता है, ठीक है। देखिए सीधा और उल्टा में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो उल्टे पिरामिड बनते हैं उनको अलग से लिख के भी बता दे रहे हैं। उल्टा पिरामिड किसका बनता है, तालाब का जैव भार पिरामिड उल्टा बनता है, और दूसरा वृक्ष या पेड़ का जीव संख्या पिरामिड उल्टा बनता है, ठीक है। बाकी पिरामिड सीधे बनते हैं और संचित ऊर्जा का पिरामिड सभी पारिस्थितियों में, सभी बायोम में सबसे सीधा बनेगा, ठीक है। तो आज के इन्वायरमेंट कंटेंट में बस इतना ही। शेष अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।